सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। जैसा आप सबने और हमने सुना है कि आज एक जो होनहार यंग लेडी जो हमारे बॉलीवुड में सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस है, उसकी सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो गई, जिनका नाम पूनम पांडे है। कहीं ना कहीं एक हृदय विदारक घटना थी, सबके लिए पेनफुल है। और इतनी एक अल्प आयु में मृत्यु होना किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी समाज किसी व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता, सबको दुख पहुंचता है। इसी के बारे में बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है, उसका प्रिवेंशन क्या, कैसे हम इससे बच सकते हैं। बात करते हैं इसका कारण क्या है और सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। पहली बात करते हैं कि होता क्या है। जो सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स का कैंसर है, मतलब जो सर्विक्स एक हमारा ऑर्गन है जो वेजाइना और यूट्रस के बीच में कनेक्शन होता है, उस एरिया को हम सर्विक्स बोलते हैं। वहाँ की अगर कोशिकाएं, सेल्स एबनॉर्मल हो जाए, मतलब उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाए या एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, वो कब होता है? जब वहाँ का डीएनए जो म्यूटेंट हो जाए, डीएनए चेंज हो जाए और उसकी वजह से सेल्स ज़्यादा तेजी से ग्रो करेंगी, तो वहाँ पे गांठ बन जाएगी और वो एक ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है। इसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। अब बात करते हैं क्यों फैलता है, क्या कारण है इसके सर्वाइकल कैंसर के। तो नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो नॉर्मली वार्ड जैसे जेनेटल इन्फेक्शन करता है, वो इसका कारण है। उसका जो स्ट्रेन टाइप 16 और टाइप 18 महत्वपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से, और इस डायरेक्टली लिंक्ड है जो सर्वाइकल कैंसर से। अगर किसी को 16 और 18 का इन्फेक्शन होता है तो कैंसर की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ये एक एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। नॉर्मली क्यों फैलता है? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बहुत बार स्किन से स्किन कांटेक्ट के टाइम ये जो एचपीवी वायरस है वो इन्फेक्ट हो जाता है और कभी कभी कैंसर का रूप धारण कर लेता है। नंबर 2, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी होना, मतलब अर्ली एज में अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर बढ़ जाते हैं। नंबर 3, अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं तो भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काफ़ी हद तक ले रहे हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के ले रहे हैं या अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी नंबर 5, मतलब किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही है, बहुत सारे डिलीवरीज हो रही हैं, तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या कारण हो सकते हैं? इम्यूनिटी कम होना, मतलब अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो भी हाई रिस्क हैं आप कैंसर डेवलप करने के। इसके अतिरिक्त अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इंटेक लेते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपके ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है और कैंसर, खाली सर्वाइकल कैंसर नहीं, अन्य कैंसर को भी बढ़ावा देता है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाना जाए कि सर्वाइकल कैंसर हो गया है या होने वाला है। तो उसके लक्षण सिंपल हैं कि नॉर्मली बहुत सारी महिलाओं में ये सिम्टम्स देता ही नहीं है, तब तक पता लगता है तब तक इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर हो चुका होता है। मतलब बहुत सारे लोगों में लक्षण आसानी से मिलते ही नहीं है या होते ही नहीं है। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें होता है नंबर 1 कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, मतलब रक्तस्राव होना, या मेंस्ट्रुअल पीरियड में हैवी ब्लीडिंग होना, या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच बीच में ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, पेल्विक एरिया मतलब बैक में पेन दर्द होना, और इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज होना, फॉलिस में डिस्चार्ज होना। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं किसी भी सर्वाइकल कैंसर से जो ग्रसित पेशेंट है। अगर ऐसे किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत उसको अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए और तुरंत टेस्ट कराने चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब कैसे हम टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या कैसे इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं सो दैट हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंशन के 2 महत्वपूर्ण तरीके हैं, एक तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जिसको हम पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। तो अगर आप 25 साल से ऊपर हैं, 22 साल से ऊपर हैं या 30 साल से ऊपर हैं, हाई रिस्क हैं, फैमिली हिस्ट्री है या कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं, और नहीं भी रिस्क फैक्टर हैं, तो भी आपको हर साल कम से कम पैप स्मीयर टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे सर्वाइकल स्क्रीनिंग में पता लग सके कि आपके पैप स्मीयर में कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है। अगर हैं अर्ली स्टेज पे तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सके। तो पैप स्मीयर से हम पता कर सकते हैं कि कोई सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं या नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर क्लिनिकली ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, पैप स्मीयर में कुछ एबनॉर्मल आ रहा है, तो डायग्नोसिस रफली कंफर्म हो जाती है, बट पूर्ण रूप से कंफर्म करने के लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी से पता लगता है टाइप ऑफ कैंसर कौन सा है, मतलब ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो 90% केसेस में होता है या एडिनोकार्सिनोमा जो 10% केसेस में होता है। तो इस तरह से हम टाइप ऑफ कैंसर भी पता लग सकता है।
और क्या टेस्ट कराने पड़ेंगे? अगर आपके अंदर इस तरह की कोई बायोप्सी में रिपोर्ट आ रही है जिसमें कैंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें दूसरे अन्य टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें MRI हो सकता है, PET-CT होता है, जो नॉर्मली हम स्टेजिंग करने के लिए करते हैं कि स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या एडवांस स्टेज 4 है। तो इससे हमें पता लग जाता है इन टेस्ट से कि कैंसर आपको है या नहीं है, या आपको अगर कैंसर किसी को भी डायग्नोस होता है तो उसकी स्टेज क्या है, सो दैट हमें इलाज करने में आसानी रहे। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं प्रिवेंशन बेहतर होता है। तो पहला तरीका क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, हर जगह अवेलेबल है, पूरी दुनिया में बच्चे लगा रहे हैं, जिसकी एज ग्रुप है एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब 9 साल से 14 साल के बीच में महिलाओं को जरूर लगवानी चाहिए। इवन उससे बड़ी एज की महिलाएं भी लगवा सकती हैं, 24-25 साल तक के लोग लगा सकते हैं, इवन 30-30 ईयर्स तक की महिलाएं लगा सकती हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ती है, वैसे वैसे इस वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाती है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल सारी महिलाओं को, जो 9 साल से ऊपर हैं, जो बच्चियां हैं और जो महिलाएं हैं, उन सबको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। और सरकार ने एक बड़ा अच्छा कल ही कदम उठाया है कि जो हमारा बजट था उसमें बताया गया कि जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है वो 9 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री लगाई जाएगी। तो ये बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है, तो मुझे लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, स्क्रीनिंग। प्रिवेंशन में क्या है? आप स्क्रीनिंग जरूर कराएं, मतलब पैप स्मीयर टेस्ट जो सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है वो जरूर कराएं, हर साल कराना है आपको, सो दैट पता लग जाए, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट हम कर सकें। नंबर 3, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए? स्मोकिंग नहीं करना है आपको, अल्कोहल इंटेक नहीं लेना है, इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखनी है, खूब सारे हेल्दी वेजिटेबल्स खानी है, खूब सारे फ्रूट जूसेस लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसको सेवन करना है, या आपको जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल से योगा करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना, ये सब चीज़ें बहुत, नींद पूर्ण रूप से लेना, अच्छी नींद लेने अभी एक इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अगर हम सारी चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी। और जो दूसरे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं वो है मोटापा, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, या आपको डायबिटीज़ होना, या कार्डियक प्रॉब्लम होना, हार्ट अटैक होना, या आपको अन्य कोई भी कैंसर होना, या कोई ट्रांसप्लांट होना, ये सब भी आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। इससे भी आपको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, अगर होता भी है तो कॉम्प्लिकेशन की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए घातक होती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट करती हैं और हमारी बीमारियों को बढ़ावा करती हैं। तो इन सब लाइफस्टाइल डिजीज को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं इलाज की, ट्रीटमेंट की। इलाज के 3 तरीके हैं, पहला मेडिकल मैनेजमेंट है, दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट है, तीसरा रेडियोथेरेपी है। पहला बेसिकली सर्जिकल, एक्चुअली बात करें तो सर्जिकल मतलब अगर स्टेज 1 है जिसमें जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, मतलब प्रोग्नोसिस जो है वो लगभग 92% है, मतलब 90% के आसपास है। अगर आपने स्टेज 1 अर्ली स्टेज पे कैंसर को पता कर लिया तो आपकी संभावना 5 साल है उससे ज़्यादा लगभग 90% होती है। तो स्टेज 1 में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उस एरिया को हम निकाल देते हैं, हिस्टेक्टमी कर देते हैं, इसको यूट्रस के साथ रिमूव कर देते हैं, सो दैट फैलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए। स्टेज 2 में नॉर्मली जो सर्वाइवल रेट है, मतलब जो 5 साल जीवन की जो उम्मीद है वो रफली जो है 70 से 80% होती है। उस केस में भी हम लोग सर्जरी प्लस लोकल जो है उसके अलावा लोकल रिसेक्शन करते हैं और साथ में उसका कीमोथेरेपी देते हैं। और स्टेज 3 स्टेज 4 एडवांस स्टेज हो जाती है थोड़ा सा, उसमें सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है और कभी कभी रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है। या हो सकता है स्टेज 4 हो तो आपको सर्जरी की आवश्यकता ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इतना फैल चुका है, उसमें सर्जरी के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते, सर्जरी कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए उस केसेस में हमें सिर्फ कीमोथेरेपी या रेडिएशन देना पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट का ऑप्शन हो गए। ट्रीटमेंट का ऑप्शन डिपेंड करेगा आपका टाइप ऑफ कैंसर कौन सा है, मतलब एडेनोकार्सिनोमा है या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, आपके जेनेटिक ब्लूप्रिंट क्या है, आपकी एज सेक्स क्या, आपके साथ कोमोर्बिडिटीज क्या है, स्टेज कौन सी है कैंसर की, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। इन सारी स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए, बायोप्सी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, आपस में सलाह करके इसको फाइनली जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि सर्जरी करनी है या कीमोथेरेपी करनी है या दोनों करनी है या तीनों देने हैं। इसके अलावा जो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि प्रोग्नोसिस क्या होती है, मतलब 5 ईयर सर्वाइवल। अगर स्टेज 1 है तो आपका 5 ईयर सर्वाइवल रफली 90% है, स्टेज 2 है तो 70 से 80% है, स्टेज 3 है तो 50 से 60% है, और स्टेज 4 है तो ये बहुत कम हो जाता है, 10 से 20% ही रह जाता है। तो इसलिए मैं फिर आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि पहले तो होना ना पाए, उसके लिए जितने भी हमें प्रिवेंशन के उपाय करने उन पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो हमें
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हो, स्मोकिंग छोड़नी हो, अल्कोहल छोड़ना हो, वॉक करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, मेडिटेशन करना हो, योगा करना हो, अच्छी डाइट लेनी हो, या हमें अपने दूसरे जो मैंने रिस्क फैक्टर बताए, सेक्सुअल रिस्क फैक्टर बताए, उनमें ध्यान रखना हो, प्रोटेक्शंस लेनी हो, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं तो बिल्कुल परहेज ना करें, बिल्कुल हिचक ना करें, बिल्कुल सेकेंड थॉट ना लाएं, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आप एटलीस्ट जो भी नियर बाय अपनी गायनेकोलॉजिस्ट उसको दिखाएं और अपना पेप स्मीयर टेस्ट जरूर कराएं। उससे आपकी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।